नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। नाजरीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारे हिंदुस्तान में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि दिल्ली, महाराष्ट्र और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है यानी हैदराबाद भी उसमें शामिल है, यहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। और हाई अलर्ट इसलिए किया गया, कल किस तरह का धमाका हुआ था एक कार में, और ये कहा जा रहा है कि उस कार का जो धमाका है वो खुदकुश धमाका था। और आखिरी इतलात आने तक ये बताया गया है कि मरने वालों की तादाद जो कल 8 थी आज बढ़कर 13 हो गई है और 24 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि लाल किला यानी तारीखी लाल किले के करीब ये वाक़या पेश आया था और इस वाक़े ने सारे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया है। और ये सवाल पैदा हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आखिर और जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो आखिर किस तरह इस हमले को यानी नाकाम बनाने में नाकाम रही हैं। तो बहरहाल ये खबर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ज़िमन में सियासत भी हो रही है और हर कोई सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रहा है, जबकि नुकसान आवाम का है, नुकसान मुल्क का है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिहार में जो रायदही का दूसरा मरहला है बड़ी तेज़ी से जारी है और ये कहा जा रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा तो फिर महागठबंधन की हुकूमत बनेगी, यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इत्तेहाद को फ़ायदा होगा और बीजेपी और नीतीश कुमार यादव के जो इत्तेहाद है उसे नुकसान पहुँचेगा। और जहाँ तक जुबली हिल्स हैदराबाद की ज़िमनी इंतखाबात का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि मुकाबला टक्कर का है और 3 बजे तक जो पोलिंग हुई है वो 40% से ज़ायद हो चुकी थी। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे दरमियान है, तो हम पूछते हैं सज्जाद साहब से कि ये जो बम धमाका है उसमें कई थ्योरीज पेश की जा रही हैं, कई ये साजिशी नज़रिए पेश किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये खुदकुश धमाका है, कहा यह जा रहा है कि ये फरीदाबाद से गाड़ी फरोख्त की गई थी और आपने गिरफ्तार किया उस शख्स को जो गाड़ी फरोख्त किया था, हालांकि ज़माना हो चुका था। तो आप क्या समझते हैं कि अब इसे भी मजहबी रंग दिया जाएगा? देखिए, दिया जाएगा क्या? कल से आप देखिए, जब से धमाका हुआ है, जब से लेके आज तक जो है, आप अगर गोदी मीडिया को देखेंगे तो वहाँ जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जिस तरह का जो है माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से वो जो है धमाके को मुसलमानों से जोड़ के जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो साफ ज़ाहिर है कि मामला जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कम्युनल रंग इख्तियार कर गया या करने की कोशिश की गई। देखिए, एक साधु भी मैं जो है बयान सुन रहा था, वो लोगों को कह रहे थे कि जो है अब वक्त आ गया है कि हम जो है मुत्तहिद हो जाएं, हम एक हो जाएं, वक्त आ गया है। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो हालात हैं कि और ये जो खबरें जो आ रही हैं और जिस तरीके से कल बताया गया कि देखिए गाड़ी का ब्लास्ट होता है, पूरे वहाँ पे जो है अफरा तफरी का माहौल है। उससे पहले की एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें दिखाया गया कि खातून वहाँ से गुज़र रही थी बुर्क़ापोश। तो अब वो बार बार वो घुमा के उस खातून को बताया जा रहा है कि देखिए, रात से तो लाखों लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, हज़ारों लोग गुज़र रहे थे। इंतहाई जो है घनी आबादी वाला इलाका है लाल किला, सामने चांदनी चौक है, उधर जामा मस्जिद है, पुरानी बस्ती है, बहुत पुरानी दिल्ली है ये। पुरानी दिल्ली में हमेशा से कहा गया है कि खोए से खोआ छिलता है। तो इतनी मतलब बेके शाम में 7 बजे के वक्त धमाका होता है और जो है इस धमाके में 8 लोगों की मौके पे मौत होती है, फिर जो है अस्पताल में 13 लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह के हालात वहाँ पे बनते हैं और इस धमाके यकीनन देखिए सलामती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कौमी दारुल हुकूमत में कार बम धमाका होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये देखिए, हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हिंदुस्तान एक असरी मुल्क है, हिंदुस्तान इतना ताकतवर मुल्क है कि अमेरिका को भी हिंदुस्तान के ताल्लुक से कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अभी हम देख रहे थे, ट्रंप का बयान देख रहे थे हम, जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा मुल्क है, एक अजीम मुल्क है और इसके साथ
हम कोई ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे कि हमारे ताल्लुकात बिगड़ें। हम जो है इस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए हम काम करेंगे। तो इस तरीके से हिंदुस्तान की आलमी सतह पे एक बहुत मजबूत जो है छवि है हिंदुस्तान की। लेकिन अगर इतने मजबूत शबाहत वाले मुल्क के दारुल हुकूमत में इस तरह का धमाका होता है तो यकीनन ये जो है सिक्योरिटी लैब्स, संगीन सिक्योरिटी लैब्स का मामला है। अब देखिए, अमित शाह ने आला सतही इजलास बुलाया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी थे, NIA के डायरेक्टर जनरल भी थे, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर DGP को भी यहाँ बुलाया गया था, और फिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी बुलाया गया, और फिर जो है इंटेलिजेंस की तमाम आला अफसरों को वहाँ पर बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ थे दाखिला के। तो ये सारा कुछ आला सतही इजलास होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, ये जो धमाका हुआ है ये कौमी दारुल हुकूमत में हुआ है। देखिए, दिल्ली शहर के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये सबसे संगीन बात तो यही है कि दिल्ली शहर के अंदर इस तरह का वाक़या क्यों हो गया। अब दूसरी बात ये है कि जो है इस धमाके के सिलसिले में UAPA के तहत जो है कुछ नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। फिर पुलिस ने कहा कि कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, हम नहीं कहेंगे, अभी तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद मीडिया खुद जज बना हुआ है, यहाँ पे खुद फैसले कर रहा है, यहाँ पे जो है एक तरीके से इसको कम्युनल लाइन में बांटने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि बिहार में इलेक्शन है, तो मीडिया ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बिहार में जो एंटी जो है इनकम्बेंसी की जो लहर चल रही थी उस लहर को बदला जाए। अब एंटी इनकम्बेंसी के मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार और BJP सरकार के ख़िलाफ़ वहाँ पे लहर चल रही है, तो इस लहर को रोकने का भी जो है मीडिया ने काम करने की कोशिश की है। बहरहाल जो है जो कुछ भी हो, लेकिन हम एक तो इस तरह के दहशतगर्दी की, तशद्दुद की अगर ये हुआ है तो इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, ख़ुद पुलिस ने जो है गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हम फौरी तौर पे कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है जो है गाड़ी में गैस सिलेंडर रखा हो और फटफड़ा हो। अमोनियम नाइट्रेट की बात की जा रही है। अब जो है फॉरेंसिक जो है अभी टीमें वहाँ पे पहुँची थी, उन्होंने कुछ अशिया वहाँ से उठाई हैं और धमाका बहुत शदीद है। उन्होंने भी कहा है कि धमाका बहुत शदीद था, इतना शदीद था कि स्टीयरिंग जो कार का होता है वो उड़ के दूर जा गिरा। लोगों का क्या हुआ होगा, तो लोगों का क्या हुआ होगा देखिए आप। तो बहरहाल जो है ये मामला यकीनन ये सोचने लायक है, ये समझने लायक है, ये संगीनी को जो है उजागर करता है कि ये मामला है क्या। इस सिलसिले में जो है बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता रोज़ देखिए हरियाणा के फरीदाबाद से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। एक तो थे मस्जिद के इमाम साहब, जिनके बारे में उनकी अहलिया का कहना है कि हम 20 साल से यहाँ पे हैं और इमाम साहब 20 साल से नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इमाम है मस्जिद के, उनको हिरासत में लिया गया। उनको क्यों हिरासत में लिया गया? उनको इसलिए हिरासत में लिया गया कि उसी मस्जिद में एक जम्मू कश्मीर के डॉक्टर वहाँ पे रहते थे, क़याम पज़ीर थे और उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। तो इसीलिए जो है वो डॉक्टर के घर से जो है पुलिस को जो है अमोनियम नाइट्रेट की जो है बड़ी भारी मकदार 360 किलो बता रहे हैं। बिल्कुल 360 किलो। तो अब देखिए वहाँ 2 बातें यहाँ पे आती हैं। एक बात जो वहाँ के माहिरीन ने कही थी, कल की बात है, धमाके से पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि अमोनियम नाइट्रेट, इसमें कोई शक नहीं कि धमाका बनाने वाली अशिया के लिए इस्तेमाल होता है जी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि इसको जो है पेस्टिसाइड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में जो है कीड़े मार दवा के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है में मिलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो है अब उन्होंने डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर मुजम्मिल नाम है उनका, कश्मीर से ताल्लुक़ है। तो महज कश्मीर से ताल्लुक़ होने पे क्या उनको हिरासत में लिया गया है? तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं। अब ये सारा मामला जो है UAPA के तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया है और ये सारा मामला जो है सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ में चला गया है। अब NIA जो है इसकी तहक़ीक़ात करेगी, CBI इसकी तहक़ीक़ात करेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो है इस मामले में जो है तहक़ीक़ात करेंगे, जो भी होगा। लेकिन एक तो इस मामले में जो भी होगा, ये वज़ीर-ए-आज़म तो जो है अभी भूटान में है, वहाँ से उन्होंने तकरीर की और कहा कि जो है हाथियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जो बातें हैं, फिल वाकई अगर कोई मुजरिम है तो उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसको तासुब की ऐनक लगा के देखना ये मुनासिब बात नहीं होगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मुजरिमीन का सवाल है, ये आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स के भी मुजरिमीन हो सकते हैं। बिहार में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं और दूसरे मरहले की आज रायदही, और आपको ये बता दूं कि रायदही में 122 नशस्तों के लिए आज वोटर वोट डाल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अगर 60% से ज़्यादा पोलिंग होती है या रायदही होती है तो फिर बीजेपी और नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क होने वाला है। और वैसे भी अमित शाह, जिस वक्त ये धमाका हुआ तो उस वक्त अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो पटना में थे और वहाँ से जो अजला के इलेक्शन अहदेदार हैं, इलेक्शन कमीशन के अहदेदार हैं, उनको हिदायत जारी कर रहे थे। क्या हिदायत जारी कर रहे थे, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है अमित शाह के लिए कि वो फौरी वहाँ पर पहुँच गए, यानी धमाके के मुकाम पर पहुँच गए, उसका मुआयना किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब जो सियासी कायदीन है और ख़ास तौर पर बीजेपी के जो मुखालिफिन है, अपोजिशन कायदीन है, उनका ये कहना है कि अमित शाह और मोदी मुल्क में अमन और सलामती बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं और मुल्क में बेचैनी पैदा करने का बायस बन रहे हैं। इस तरह के वाक़यात अगर होते हैं तो इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं, उनकी जो खुफिया मालूमात होती हैं वो हासिल करने में उनकी नाकामी को ये जाहिर करती है। 13 लोग अब शहीद हो चुके हैं, तो अब अंदाजा कीजिए कि 13 लोग शहीद हुए हैं, क्या हुकूमत ने उनके लिए किसी मावेदे का ऐलान किया है? ये सोचने वाली बात है। पुलवामा में बेवाक़या होता है दहशत गर्दाना, और फिर आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जाता है। लेकिन अब आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का एक बयान मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को इंतबाह दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को जिस तरह 1971 में हिंदुस्तान ने सबक सिखाया है, अब भी इस पोजीशन में हिंदुस्तान के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, एक ऐसा सबक सिखा सकता है जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। वैसे भी नाज़रीन, अगर पाकिस्तान इस दहशतगर्दाना वाक़े के पीछे है तो फिर हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप क्या कहते हैं ये बताइए। और वैसे भी नाज़रीन, जहां तक जंग का मामला है तो ये बहुत ही खतरनाक है और हमारे ट्रंप फौरी तौर पर जंग के जहां भी होती है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस अंदाज में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर आ गए थे, एक ऐसे पॉइंट पर आ गए थे, एक बॉइलिंग पॉइंट पर आ गए थे जहां पर तबाही और बर्बादी के लिए रास्ता खुलता था, उस बारे में ट्रंप ने एक फोन किया दोनों ममालिक के सरबराहों को और दोनों ममालिक की क़यादतों को और कहा कि अगर तुम जंगबंदी नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ तिजारत नहीं की जाएगी और तुम पर 100 नहीं बल्कि 200% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। बहरहाल अकॉर्डिंग टू ट्रंप दोनों डर गए और जंगबंदी कर ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस सिलसिले में अपना मुंह बंद किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप ने सालिसी की है। तो बहरहाल ट्रंप की दरखास्त पर पाकिस्तान का कहना है कि हमने जंगबंदी करी और ये कहा जा रहा है राहुल गांधी की जानिब से कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि ये सरेंडर मोदी है और इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो बहरहाल अब देखना यह है आरएसएस सरबराह ने जिस अंदाज में धमकी दी है, तो आप यकीन जानिए कि आरएसएस सरबराह की सबसे ज्यादा अब फिल वक्त अहमियत है, क्योंकि वो जो बोलते हैं बीजेपी वो बोलती है, वो जो कहते हैं बीजेपी वो करती है। तो कहने का मतलब है अब क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा सज्जाद साहब, ये बताइए आप। देखिए, कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा, गौर किया होगा कि बार बार वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर उससे पहले भी हम अगर बात करें तो फ़ज़ाइया के सरबराह ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि आर्मी के सरबराह ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो अगर इस धमाके में पाकिस्तान के मुलविस होने की कोई सबूत मिलते हैं या फिर जो है इस धमाके में पाकिस्तान के मुलविस होने का जो है सबूत पाया जाता है, तो फिर यकीनन हिंदुस्तान को जो है ये इस ऑपरेशन को फिर से इस ऑपरेशन का अहिया करना होगा और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि मामला जो है बहुत संगीन मामला है, मुल्क की सलामती का है, शहरियों की सलामती का है, शहरों की सलामती का है। अगर इस तरह सरे बाज़ार हजूम में आवाम में धमाके होते रहेंगे तो फिर इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, तशद्दुद की किसी भी दुनिया का कोई भी तहज़ीब, कोई भी अमन पसंद शहरी तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। बिल्कुल बेशक। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से धमाके होते हैं वहाँ पे उन धमाकों ने पाकिस्तान को सदियों पीछे कर दिया है। पाकिस्तान की माशी हालत देखिए, अब तबाह ताराज है, पाकिस्तान की ज़िंदगी तबाह ताराज है, वहाँ के लोग तबाह ताराज हैं
और पाकिस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद मुल्क छोड़ छोड़ के भागते रही है महज इस तशद्दुद, इस दहशतगर्दी की वजह से। वहाँ पे मसलकी तशद्दुद भी होता है, मस्जिदों में धमाके होते हैं, बाज़ारों में धमाके होते हैं, और भी जो है किस तरह के हालात वहाँ के हैं। तो इस तरह के तशद्दुद की हिंदुस्तान जैसे पुरअमन मुल्क में इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर पाकिस्तान यहाँ पे इस तरह से तशद्दुद कर रहा है, देखिए आपको याद होगा मादी में जो है, मादी में भी एक खौफनाक वाक़या हुआ था जब मुंबई पे हमला हुआ था। 26/11 का मुंबई हमला शायद ही जो है हिंदुस्तानी फरामोश कर सकें। 3 दिन तक मुंबई शहर मफलूज होकर रह गया था। वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ज़िंदगी सोती नहीं है, वो शहर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जनूबी एशिया के ताकतवर माशी मराकज़ में से एक है, वो शहर जिसको हिंदुस्तान जो है अपना इक़्तिसादी मरकज़ करार देता है, उस शहर में ज़िंदगी को मफलूज कर दिया था। एक दहशतगर्दाना हमले में कर दिया गया था। सिर्फ 3 लोग जो है अपने जो है मोहल्ले के हथियार लेके यहाँ दाखिल होते हैं और मौत बांटते चले जाते हैं। कितना खौफनाक हमला था। तो इस नौइयत का देखिए, एक तो हमले को हमने सह लिया था, फिर उसके बाद पहलगाम में एक वाक़या हुआ, इतना खौफनाक हमला हुआ कि सयाहों को पुरअमन जो अपना जो है छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। वो भी एक बहुत खौफनाक जो है वाक़या था, उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। और फिर अब दिल्ली में धमाका होता है। इसके पीछे भी अगर पाकिस्तान का हाथ है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर का जो है अहिया करें। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताऊं कि जहाँ तक पाकिस्तान का जिक्र सज्जाद साहब ने किया है, तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक नाकाम मुमलिकत साबित हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मजहबी जुनून पसंदी अपने नुक्ते उरूज पर पहुँच गई है। एक तरफ पाकिस्तान माशी मुश्किलात या माशी मसाइल का शिकार है, तो सियासी अदम इस्तेकाम भी वहाँ पर पाया जाता है। और फौज अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से या जमहूरियत से बहुत ज़्यादा मजबूत व मुस्तहकम समझती है। एक तो फ़ौज है, दूसरे दहशतगर्द है, और तीसरी तरफ देखेंगे उनकी माशी हालत बहुत ख़राब है। और ये वजह यह है कि मजहबी जुनून पसंदी वहाँ नुक्ते उरूज पर पहुँच गई। हिंदुस्तान का भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इस मामले में। मजहबी जुनून पसंदी अपने इंतहा को पहुँच रही है। मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जाती है, और हद तो यह किया जाता है कि सरकारी सतह पर भी ऐसे बिल्स पेश किए जाते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं अंदाज़ा कि ये जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं वो उससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँच रहा है, हिंदुस्तान की जड़ें कमज़ोर हो रही है। जबकि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, एक ऐसा अजीम मुल्क जिसने दुनिया को तालीमी शोबे में इनकलाब बर्पा करवाने में मदद की थी, ये हिंदुस्तान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हिंदुस्तान को सिर्फ गुजरात तक महदूद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, अजीम मुल्क इंशाअल्लाह रहेगा। और हमारी यही दुआ है कि हिंदुस्तान को किसी फ़िरका परस्त दरिंदे की नज़र ना लगे और ना ही बैरूनी दुश्मन की नज़र ना लगे। तो बहरहाल आज हिंदुस्तान में भी जो फ़िरका परस्त कुत्ते हैं, जो भोंकते जाते हैं और जो दरिंदगी फैलाते हैं, जो मज़हब के नाम पर लोगों को तकसीम करते हैं, जो मंदिर मस्जिद करते हैं, और जो मीडिया ट्रायल के ज़रिए मुसलमानों को बदनाम करते हैं, माइनॉरिटीज़ को बदनाम करते हैं, ईसाइयों को बदनाम करते हैं, उनका सदेबाब होना, उनकी बेकनी होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल ये जो खबरें आ रही हैं, आपको ये बता दें कि बिहार को हम लिए चलते हैं। आपको बिहार में ये कहा जा रहा है कि रायदही का सिलसिला जारी है। कहीं पर हो सकता है कि सुस्त रायदही की भी शिकायतें मौसूल हुई हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पहले मरहले के तहत 121 और दूसरे मरहले के तहत 122 हलकों में रायदही हो रही है। तो अब देखना है 14 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, किसकी हुकूमत बनेगी, ये वाज़े हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर बिहार में महागठबंधन को कामयाबी मिलती है और एनडीए को नाकामी या शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जबकि अमित शाह या मोदी जोड़ी ये नहीं चाहती कि वहाँ शिकस्त हो, तो बहरहाल अगर शिकस्त हो जाती है तो समझिए हिंदुस्तान से बीजेपी यानी इख्तिदार से बीजेपी का सफाया शुरू हो गया या जवाल शुरू हो जाएगा। और ये
नीतीश कुमार के लिए भी करो या मरो का मामला है। अब देखना यह है कि आवाम नीतीश कुमार को चुनती है या तेजस्वी यादव को ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायज करती है। अब चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में आप देखेंगे किस तरह जुबली हिल्स का जो हल्का है वो विखार का हल्का बन गया है और उसमें तमाम कई लोगों की इज्जतें दांव पर लगी हुई हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ ये रेफरेंडम की हैसियत रखता है और बीआरएस के लिए ये करो या मरो डू और डाई का मामला है। असदुद्दीन अवैसी के लिए ये तो इज्जत का सवाल है क्योंकि सारी मजलिस को उन्होंने इस हल्के में उतार दिया था और ऐसा लग रहा था ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऑफ कांग्रेस में जम हो गई है। ये क्या है सज्जाद साहब? ये देखिए यकीनन जो है जुबली हिल के हल्के में भी जो है बड़ी दिलचस्प मुकाबला रहा है। आज सुबह से ही जो है जुबली हिल के हल्के में जो है हल्के फुल्के कुछ जो है नोक झोंक की, कुछ जो है हाथापाई की, कुछ मतलब है कि बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों में हाथापाई की, बहस की, इस तरह की जो है खबरें आ रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पे जो है राय दही पुरअमन है जुबली हिल में भी। और जो है देखिए हैरत अंगेज़ बात यह है कि जुबली हिल में वोटिंग का परसेंटेज कम है। बहुत लोग बहुत बड़े पैमाने पे वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन नहीं आए हैं। ये जो है खबर हमारे पास जो है सुबह से ही मिलती रही। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि बिहार में इसके बिलमुकाबिल बिहार में सुबह से ही लोगों में बहुत जोश व खरोश देखा गया और लोग बहुत बड़े पैमाने पे जो है पोलिंग स्टेशनों की तरफ जो है आए थे वोट देने के लिए। देखिए सुबह में 8 बजे पोलिंग शुरू हुई और 9 बजे की महज 1 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आई थी कि 15% पोलिंग वहाँ पे मुख्तलिफ जो है हलकों में रिकॉर्ड की गई है। यकीनन ये चौंकाने वाली जो है सूरत हाल है बिहार की कि इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे पोलिंग हो रही है। लास्ट फेज़ में भी जो पहला फेज़ था, पहले मरहले में भी जो है 65% से ज़ायद पोलिंग वहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी। दूसरे मरहले में भी शाम में 5 बजे तक की जो खबर थी उसमें तो जो है पुरअमन राय दही की खबर आई है वहाँ से। और सबसे दिलचस्प बात है कि बिहार में राय दही पुरअमन रही और बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है वोट देने के लिए निकले और लोगों ने वोट दिया। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने जो है वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब की बार तेजस्वी यादव का एक कहना था, उनका बयान आया कि अब की बार जमहूरियत की फतह होगी, आवाम की फतह होगी, आवाम की ख्वाहिशात की फतह होगी। उनका कहना था कि आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। और आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने वाज़ेह तौर पर आवाम से अपील की है कि वो जमहूरियत को बचाने के लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। याद रखिए वोट जो होता है वो अमानत होती है और उस अमानत का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कीजिए। अपने मुल्क को तबाही व बर्बादी से बचाइए, जमहूरियत को तबाही व बर्बादी से बचाइए और करप्टेड और कम्युनल जो पॉलिटिशियंस है उनको सबक सिखाइए अपने वोट के ज़रिए। वोट आपकी ताकत है, वोट आपका हथियार है और जमहूरियत के बहुत ही अहमियत रखता है वोट। इसीलिए कहा गया है कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन आप देखेंगे कि जुबली हिल्स में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बंदोबस्त किया गया है और वहाँ पर पुरअमन तौर पर राय दही का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि किसके हिस्से में ये निश्चित आती है, क्या माँ घंटी गोपीनाथ की बेवा जीतती हैं या फिर आप देखेंगे नवीन यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कामयाबी मिलती है। वैसे भी अगर देखा जाए तो यह हल्का विखार का हल्का बन गया है और न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आप देखेंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जो सियासत है उस पर भी ये मोहर सिफ्त करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। देखिए जैसा कि हमने बात की है, आपने भी बात की बिहार पे और जो है जुबली हिल पे। देखिए मजमूई एतबार से जो है पूरी मतलब एक ज़िमनी चुनाव की अगर हम बात करें तो जो है 8 हल्कों में ज़िमनी चुनाव हो रहा है। और फिर इसी पस मंज़र में हम बात करेंगे तो यहाँ जुबली हिल में जैसा कि आपने कहा कि कांटे की टक्कर, इसी ज़िमनी चुनाव में जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और सबसे अहम बात ये रही कि पहली बार लोगों ने जो है हैरत अंगेज़ तौर पर जुबली हिल में ताकत का मुजाहरा देखा। एक जानिब MIM थी जो अपनी ताकत वहाँ पे लगा रही थी, पूरी झोंक रही थी। दूसरी जानिब जो है कांग्रेस थी जो अपनी ताकत झोंक रही थी और तीसरी जानिब जो है
बीआरएस थी जो अपने वजूद की जो है बरकरारी के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो बहरहाल जो भी हो 14 तारीख को फैसला सामने आ जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।